नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। आज कुछ ऐसे प्रकरण पर प्रकाश डालने की कोशिश की जाएगी। भगत सिंह, जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह थे, जिन्होंने फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा था और वो बहुत माने गर्व के साथ उनका ये था कि ये हम कुर्बानी देंगे तो इससे प्रेरित होकर के और लोग भी कुर्बानी के लिए, देश की आज़ादी के लिए लोग आगे आएंगे। उनका ये उद्देश्य था। तो और उसके विषय में ये भी किसी एपिसोड में मैं बताया गया था कि पाकिस्तान में कुछ लोग, हालांकि माने वो टुकड़ा अभी माने पाकिस्तान का टुकड़ा भारत से अलग है और काफ़ी वहाँ का जो राजनीतिक माहौल है, जो आतंकी माहौल है, वो भारत के खिलाफ है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं वहाँ पर और काफ़ी तादाद में लोग हैं। वहाँ का राजनीतिक और जो सेना के द्वारा माने जो उसके मंसूबे हैं माने भारत के खिलाफ आतंकियों को प्रशिक्षित करके भारत के खिलाफ जो है एक प्रॉक्सी वार छेड़ने का वो तथ्य अलग है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो हमारे माने विभाजन के पहले की इतिहास से उससे उनको मोहब्बत है। तो वहाँ के कुछ लोग जो है लाहौर हाई कोर्ट में वो इनकी फाइल को, भगत सिंह की फाइल को दोबारा खुलवाने के लिए प्रयास करने वाले थे। तब तक ये मणिशंकर अय्यर वहाँ पहुँच गया और उस केस को दबाने की कोशिश किया और उसने ये एक झूठ फैलवाया कि इन JNPC वालों ने ये झूठ फैलवाया कि वो मणिशंकर अय्यर गए हैं पाकिस्तान के हुक्मरानों और राजनीतिज्ञों से सहायता मांगने के लिए, मोदी को हराने के लिए। तो मोदी जब तक हटेंगे नहीं तब तक पाकिस्तान भारत का रिश्ता अच्छा होगा नहीं। ये इसी तरह की बातें वो फैलाए। लेकिन असल मुद्दा ये था कि जो वहाँ के कुछ लोग लाहौर हाई कोर्ट में सरदार भगत सिंह नहीं, शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथ जो सुखदेव और राजगुरु जो फांसी लगी थी, उस फाइल को दोबारा खुलवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में प्रयास कर रहे थे। अब देखिए, एक और तो इन गद्दारों ने, JNPC पूरी गद्दारों की पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमारे शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी लिखवाया। यूपीएससी के सवालों में एक बार आया था कि इस आतंकवादी भगत सिंह पर जो है निबंध लिखिए। और एक बार ये मैं सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, एक बार ये सवाल जो है प्रधानमंत्री के रूप में वो मनमोहन सिंह से पूछा गया कि क्या साहब ये सही है कि भगत सिंह जैसे हमारे अमर शहीदों को सरकारी अभिलेख में और इसमें जो है आतंकवादी लिखा गया है। वो मनमोहन जो कि सोनिया का चमचा था, हमको चमचा है प्रधानमंत्री के रूप में,
ये उद्गार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यदि भगत सिंह के प्रति जरा भी मोहब्बत है मनमोहन महोदय को और किसी को भी, ये हमसे भी अधिक उसको क्रोध आ सकता है और चमचाई नहीं कुछ और भी वो उनको वो कह सकता है। तो आगे सुनिए। तो ये मनमोहन कह रहा है प्रधानमंत्री के रूप में, इस बात को मैंने कबूला, लेकिन घुमा करके क्या कहा कि अरे भाई ये लोग तो इतने महान हैं, इतने महान हैं कि वो लोग सरकारी अभिलेख के मोहताज नहीं है। देखिए उसने कबूला कि इन जीएनपीसी वालों ने हमारे शहीद आजम भगत सिंह को वो आतंकी के रूप में वो लिखवाया हुआ है। और बात यहीं तक नहीं है, भगत सिंह को के खिलाफ गवाही देने वाले, अब असली गद्दारी तो यहां से शुरू होती है। भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाला शोभा सिंह कोई लेडीज नहीं है, जेंट्स है। तो शोभा सिंह का ही बेटा था खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह का कोई नाम सुने होंगे, पत्रकार था और बहुत ही और एक पत्रिका निकलती थी इलिस्ट्रेटेड वीकली, उसका मुख्य जो है संपादक था। और इस इंदिरा गांधी का जो गद्दार इंदिरा गांधी थी उसका खासा था खुशवंत सिंह। अब देखिए देश के साथ गद्दारी करने वाले माने जिन्होंने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी, वो जो है उसका बेटा जो है उस गद्दार इंदिरा का खासम खास था। और उन्हीं के जितने लोगों ने गवाही दी, उन्हीं लोगों ने भारत के बने जो संपत्ति का जो सिस्टम है, डीएलएफ, केपी सिंह वगैरह जो है, सब उन्हीं के चट्टे बट्टे। अब सवाल यह है कि जिन लोगों ने देश साथ गद्दारी की, इन जीएनपीसी वालों ने उनको माला माल किया। और हमारी देश की गरीब जनता जो है आज जो है कोरोना आ जाए तो हजारों किलोमीटर वो चलने के लिए मजबूर है। और जब हमारी वो ये गद्दार केजरीवाल की गद्दारी के कारण जो है, वो गद्दारी क्या थी कि जो उसको 3,000 करोड़ रुपया मिला था कि भाई ये जो हमारे दैनिक मजदूर भारतीय भाई बहन हैं जिनकी रोजी बंद हो गई है, उनको भोजन के लिए, खाने खिलाने के लिए, इसलिए कि कोरोना पीरियड में, और ये साल भर पहले की बात है, तो उनका जीवन कायम रखने के लिए, भोजन के लिए 3,000 करोड़ रुपया मिला था उसको, इस केजरीवाल को। तो उन मजदूर भारतीय भाई बहनों को दिल्ली से भगाने के लिए क्या क्या साजिशें इसने नहीं किया, इस गद्दार जो है वो केजरीवाल ने। वो राघव चड्ढा के जरिए झूठा व्हाट्सएप कि उत्तर प्रदेश सरकार की, बिहार सरकार की बसें लगी हुई हैं गाजीपुर बॉर्डर और इसमें आनंद विहार बॉर्डर पर, झूठ अपने अधिकारियों से लाउड स्पीकर से कहलवाया और मजबूर किया उनके बिजली और पानी के कनेक्शन भी काटे निकालने के लिए। ये क्या बात करेगा ये गद्दार जो है वो केजरीवाल। और उस कोरोना के पीरियड में लाखों लोग इकट्ठा हो गए आनंद विहार और गाजीपुर बॉर्डर पर। संक्रमण का बहुत खतरा बढ़ गया था, ये संक्रमित हो जाते उसी वक्त ही हमारे लाखों जो है मजदूर भारतीय भाई बहन काल के गाल में समा जाते। इसकी पैसे की जो हवस है, ये बहुत बड़ा गद्दार है ये केजरीवाल। कल मेरी बात हो रही थी कुछ लोगों से, वो लोग कह रहे थे कि आज भी चुनाव हो जाए तो मुफ्त बिजली मुफ्त पानी पर बिकने वाले दिल्ली के कुछ लोग आज भी उसको फिर से वोट देंगे। तो हमने यही कहा कि हम तो बराबर समझा रहे हैं, यदि ये मानसिकता अभी भी है तो ये इस मानसिकता को लानत है जो कि केजरीवाल के पक्ष में अभी बोल रही है। हम तो बराबर वो निवेदन करेंगे कि इस गद्दार केजरीवाल को
हमारे आदरणीय जो है वो भारतीय भाई बहन दिल्ली के, वो सबक सिखाएं और जो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को जितना, कितने गंदे गंदे वीडियो जो वायरल होते हैं, और जिस वीडियो की जरूरत है कि भाई लोगों का दुख दर्द दूर कर सके, भारतीय एकता ला सके, आज उसके लिए हम इतना कह रहे हैं और जो है उसको आगे बढ़ाने में वो दिक्कत हो रही है। ये भी एक समस्या है, लेकिन फिर भी ये निवेदन है। तो कहने का मतलब ये है कि वो हमारे मजदूर भारतीय भाई बहनों को निकाला हो, और ये हमारे हजारों किलोमीटर तक जाने को मजबूर हुए। अब जरा सोचिए, वो भी इस देश के नागरिक हैं, संविधान ने उनको उतना ही अधिकार दिया है, और ये राहुल गांधी जैसे लोग, सोनिया गांधी जैसे लोग, जिन्होंने इस देश का पैसा थोड़ा नहीं, आज की तारीख में 150 लाख करोड़, जरा याद करिए, इतनी की डकैती की है। आज वो मैंने ये टीवी चैनलों पर वो जो है वो शहंशाह की तरह जो है छाए हुए हैं। इस पर प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। भारतीय जनता का दिल जगा रहा है भाई कि इन देश के दुश्मनों को पहचानिए। जागृति हो रही है, लेकिन वो गति नहीं आ रही है। अब मन तो काफी वाला था कि भाई अभी भी कैसे लोग हैं कि केरल में 2019 के चुनाव में 20 में से 18 जो है वो चुन के आ रहे हैं, इसी जेएनपीसी के एमपी पंजाब से आ रहे हैं। तो हमारा निवेदन है, हमारे पंजाब में रहने वाले भारतीय भाई बहन, केरल में रहने वाले भारतीय भाई बहन माकूल जवाब दें। तो जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, वो मैंने पैसे से, रुपए से, सिस्टम से वो पूरे वो मालामाल हो गए हैं, सिस्टम पर काबिज हैं। और हमारे आम भारतीय भाई बहन जिनका कोई कसूर नहीं है, सिर्फ एक ही कसूर है कि वो मासूम है और उनको इतना छल नहीं आता है और इतना तिकड़म नहीं आता है। आज जो है वो इस तरह से कोरोना हो वो हो उसमें मरने को मजबूर है। लेकिन इस सवाल का जवाब यहीं तक नहीं ठहरता है। हमारे वही मजदूर भारतीय भाई बहन, हमारे वही गरीब लोग इन्हीं देश के दुश्मनों को वोट देते हैं। तो ये फैसला कौन करेगा? आज उन्हीं के बदले हुए रूप में फिर समाज को विखंडित करके राजभर जो है वो ओम प्रकाश राजभर जो है वो खड़े हो जाएंगे। अनुप्रिया पटेल जैसे लोग खड़े हो जाएंगे, सिर्फ एक समाज का एक टुकड़ा काट करके। फिर एक समाज का टुकड़ा काट के संजय वो निषाद खड़े हो जाएंगे, और उसी समाज का एक टुकड़ा काट करके ये असदुद्दीन ओवैसी जो है खड़ा हो जाएगा। आज तो एक वो ट्वीट आया था कि वो असदुद्दीन ओवैसी न कोई विकास की बात करता है, न कोई रोजगार की बात करता है। वो हैदराबाद से निकल करके वो पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ता है, महाराष्ट्र का चुनाव लड़ता है, बिहार का चुनाव लड़ता है, उत्तर प्रदेश का। तो कौन सी मानसिकता काम करती है जो न किसी कल्याण की बात करता हो, न शिक्षा की बात करता हो, न रोजगार की बात करता हो, न कोई विकास किया हो। और उसकी हिम्मत देखिए कि वो चुनाव लड़ने के लिए, और उसकी हिम्मत इसी से बड़ी है जिस प्रवृत्ति से ओम प्रकाश राजभर पैदा हुए हैं, जिस प्रवृत्ति से संजय निषाद पैदा हुए हैं, जिस प्रवृत्ति से अनुप्रिया पटेल पैदा हुए हैं, और लार्जर डायमेंशन में जाइए, जिस प्रवृत्ति से ये समाजवादी ये अखिलेश और मुलायम पैदा हुए हैं, और जिस प्रवृत्ति से मायावती जैसे लोग पैदा हुए हैं, और भी लार्जर डायमेंशन में जाइए
तो जो ध्रुवीकरण की घिनौनी जो साजिश बीजेपी करती है, ये सब पैदा हुआ। ये समाज के कोण हैं, सभी समाज के दुश्मन है, बीजेपी और ये आपका जीएनपीसी और छूट भाई सभी है। लेकिन मेरे आदरणीय भारतीय भाई बहन, ये हमारी आपकी मानसिकता पर पल रहा है। भारतीय जनता दल बराबर ये निवेदन करेगा, जब तक सांस में सांस है वो जरूर करेगा और कामयाब भी होगा। लेकिन आप एक मुश्त जो है इनको जवाब देने के लिए जो है उस जो कहता है कि ईवीएम मशीन पर इनको नस्ल में नाबूद करिए, तो बगैर वो किए जो है कोई रास्ता नहीं। अब जब इस तरह का जागरण हो रहा है, हमारे मैंने जागरण हो रहा है, जागृति हो रही है, तो ये है असदुद्दीन ओवैसी के लोग भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी से आगे कहते हैं कि वो यूट्यूब वाले सर जो है हमारे लोगों को भड़का रहे हैं। अब उनको हमारे भारतीय अवाम ताकत दल के लोग भी समझा रहे हैं और भी समझाएं। लोगों को एक करना, ये भड़काना है कि इसी समाज का एक टुकड़ा काट करके उनको भरमाना, यानी वो भड़काना है। जो ये कहता है कि भारतीयता के आधार पर सबको एक करिए, उनकी नज़र में ये भड़काना हुआ। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने का ये वक्त आ गया है। कभी ये जाकर वो फैला रहे हैं कि अरे भाई अपना तो अपना ही रहेगा, गैर तो गैर ही रहेगा। ये असदुद्दीन ओवैसी के जो सिपह सालार जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में ये सिखा रहे हैं कि अपना तो अपना ही रहेगा, गैर तो गैर रहेगा। भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से और विशेषकर हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के माध्यम से इस असदुद्दीन गिरोह से पूछना चाहता है कि कौन अपना कौन गैर है भाई। इसी भारतीय समाज में अपना और गैर करने वालों का ही जो है खात्मा करने के लिए, विनाश करने के लिए भारतीय अवाम ताकत दल आया है। इसमें कोई गैर नहीं है, सब लोग अपने हैं। इस दृष्टिकोण को अपनाते क्यों नहीं असदुद्दीन महोदय? और उसके पहले जो आपके भाई ने जो अब वो भाई आपके अभी भी उसी AIMIM में है। वो जो बोल के गया है कि 15 मिनट के लिए पुलिस और सेना हटाइए, मैं कितना खून खराबा कर दूंगा। ये बात अभी भारतीय भाई बहनों के सामने बिल्कुल वो बदस्तूर है। ऐसे लोग जो है वो वोट पाएंगे सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान हैं। भारतीय अवाम ताकत दल कह रहा है कि भाई, और लोग इसको मान में कह भी नहीं रहा। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन इसमें आगे आ रहे हैं कि भाई हम मुसलमान नहीं हैं, हम भारतीय हैं। लेकिन अब थोड़ी सी गति उतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन वो गति वो पकड़ेगी। और इस तरह से जो इस तरह की खंडित आइडेंटिटी सिखा करके, बांट करके राजनीति कर रहे हैं, उनको सबक सिखाने का, उनको नस्ल में नाबूद करने का, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे आपके वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे संजय निषाद हो, और फिर उसके आगे समाजवादी के अखिलेश मुलायम हो, या उनकी पार्टी, और ये बहुजन समाज मायावती की, और आगे बढ़िए जीएनपीसी वाम दल और ये बीजेपी, सब एक ही इस समाज को विखंडित करके, इस समाज को कमजोर करके अपने वोट सत्ता की ये राजनीति चला रहे हैं। यह देश को स्वीकार नहीं है। और इसीलिए बार बार ये भारतीय अवाम ताकत दल कहता है कि हमको संजीत होना है कि इस देश का जिसने पैसा लूटा है
उस डकैत उस डकैत को उनको तो नस्ल में नाबूद करना है। ये बीजेपी की सरकार, ये मोदी सरकार तो उनके 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 लूटे हुए काले धन की भी रक्षा कर रही है और उनकी भी रक्षा कर रही है। और कभी कभी जब इसको मौका मिलता है तो कहती फिरती है कि भाई जब तक मोदी हैं तब तक यानी सारा कुछ करने के लिए आपको पूरी छूट है। आप देश को लूट भी सकते हैं, देश के साथ जो है वो गद्दारी भी कर सकते हैं, देश के साथ दुश्मनी भी कर सकते हैं, और तमाम जो है हिंसा है, तोड़ फोड़, आगजनी है, अस्थिरता, वो भी आप कर सकते हैं। आप ये सब करके आप मज़े आप लेते रहिए। ये मोदी महोदय ने खुलेआम लोकसभा में कह दिया इन देश के दुश्मनों को। स्थिति बड़ी गंभीर है। और इसके बाद कोई कहे कि सबका साथ, सबका विश्वास, ये कभी ये बात कभी चलेगी? जब भारतीय जनता दल याद दिलाता है, देखिए मानसिकता वही है। इस मानसिकता का अंत होना, क्या मानसिकता है कि इसके पहले भी ये बता कि प्लासी का युद्ध जो है, और उस पर अटल बिहारी वाजपेयी ने 1 घंटा वो भाषण किया था, मैंने देखा हुआ है। और वो बहुत पूरे हमारे भारतीय समाज के लिए बहुत सबक वाला है कि किस तरह की मानसिकता काम करती है। और वो मानसिकता हमारे राष्ट्र के लिए, भारत राष्ट्र के लिए कि वो कितना खतरनाक है। तो प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। और अंग्रेज मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से क्लाइव था। तो क्लाइव ने अपने जो उनके बॉसेस थे, आका थे इंग्लैंड में, उनसे ये बात किया कि हमको कुछ सेना वोना भेज दीजिए, इसलिए कि यदि हम ये जो है नवाब सिराजुद्दौला की रियासत को गिरा देंगे और यहाँ से शुरू करेंगे तो यहीं से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का पांव जो है इसी से जम जाएगा। तो इंग्लैंड के बॉसेज ने या उनके आकाओं ने कहा कि भाई अब यहाँ से कोई सेना वोना नहीं जाएगी, उधर ही जो वो भारत में ही वो काम करो इंतजाम। तो उसने क्या किया कि नवाब सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर, उसको मिलाया, उसको लालच दिया। अब देखिए मीर जाफर ये नहीं जरा भी नहीं कि अरे भाई ये क्लाइव जो है देश का दुश्मन है, लेकिन उसके हाथों में वो बिक गया हो। और फिर उसने कहा कि इसके बाद जब ये नवाब हट जाएंगे, नवाब सिराजुद्दौला, तो मैं तुमको बना दूंगा नवाब। तो इस लालच में, देखिए लालच में जो है देश के दुश्मनों के हाथों बिकने वाले शुरू हो गए। इसके पहले भी बिके थे। जयचंद जो है वो मोहम्मद गोरी के हाथों में बिक गया पृथ्वीराज के खिलाफ। तो गद्दारों, लेकिन अब इसमें जो गद्दारी है, वो गद्दारी जो है वो मीर जाफर या वो जयचंद बहुत छोटे हो गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी गद्दारियाँ चल रही हैं। तो वो बिक गया। मीर जाफर जो है वो लालच में वो जो है वो विदेशी ताकतों के हाथ में बिक गया। और उसको कहा गया कि भाई आप जो है नवाब सिराजुद्दौला की जो सेना है उसका जो है उस मैदान में, युद्ध के मैदान में, प्लासी के युद्ध के मैदान में आत्मसमर्पण करवा दीजिए। अब कभी कल्पना कर सकते हैं कि क्लाइव की महज 300 सैनिकों के आगे नवाब सिराजुद्दौला की 18,000 सेना ने आत्मसमर्पण किया। हालांकि फिर उस सेना को पकड़ा गया, बड़ी बेरहमी से उस सेना का जो है कत्ल किया गया। और वो जो हुगली नदी है या उसे खून आज भी गवाही देते हैं। तो गद्दारी जो है उसकी थी जो है मीर जाफर की, लेकिन बात वहीं तक नहीं थी। ये वाजपेयी जो थे वो भाषण कर रहे थे। ये तो गौर करने वाली बात है
तो जिसमें ये आत्मसमर्पण की बात चल रही थी और उस प्लासी के युद्ध के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला की सेना को ये उसी का गद्दार सेनापति आत्मसमर्पण करवाए अपने दुश्मन ईस्ट इंडिया या क्लाइव की सेना में 33 सैनिकों के आगे 1 लाख लोग तमाशा देख रहे थे। 1 लाख लोग। अब जरा सोचिए, यदि 1 लाख लोगों के दिमाग में ये होता कि क्लाइव हमारा दुश्मन है, नवाब सिराजुद्दौला से कुछ अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी हो सकती है, लेकिन इस क्लाइव के लिए हम सब एक हैं, लेकिन वो मानसिकता काम नहीं की। मुसलमान है ना, ढाने दो, इसकी रियासत को जाने दो। आज भी वही मानसिकता काम करती है। हमने बताया था कि एक कोई पांडे जी मिले थे, उन्होंने खुले में कहा कि भाई ये अंग्रेज आए तो ठीक ही है। देखिए, हमारे अमर शहीदों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी, जान दिया, कुर्बानी दिया। पूरा संघर्ष का एक इतिहास है और उस इतिहास पर काफी गर्व है। लेकिन समानांतर रूप में यह भी मानसिकता काम कर रही है और वो उभर भर करके कि अंग्रेज आए तो ठीक किए, कम से कम मुसलमान और अंग्रेजों के शासन का अंत किए। लेकिन जब ये सवाल जब उठता है तो ऐसे ही हमको एक मिले थे पांडे जी, क्या अरे सिंह साहब, ठाकुर साहब, वो अंग्रेज आए तो ठीक ही किए, कम से कम जो है वो ये मुसलमानों के शासन का अंत तो हुआ। मैंने कहा पांडे जी एक बात का जवाब आप दे दीजिए। आप ही की तरह एक और पांडे था, मंगल पांडे, वह इन्हीं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गया और आज देश उसी कुर्बानी पर नाच करता है। तो आप हमको बता दीजिए, यह देश मंगल पांडे की शहादत कुर्बानी पर नाच करे या आप जैसे लोगों की बात पर विश्वास करे? तो इसके बाद उनको जवाब नहीं मिला। इसी तरह की मानसिकता जो है बहुत बाधक हो रही है। आज भारतीय जनता के तो कह रहा है कि भाई ये देश के अभिशाप, जो डकैत भी हैं, गद्दार भी हैं, जो है उनसे पिंड छुड़ाइए, उनको नस्बे नाबूद करिए। लेकिन अभी भी ये बात आगे नहीं बढ़े और उनकी जो रक्षा कर रहे हैं उनकी भी। आज एक वीडियो देखा गया कि योगी की मांग, योगी के समर्थन में कोई ऑस्ट्रेलिया से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो मांग किया कि हमको योगी को दे दीजिए। तो योगी महोदय जाकर के वहाँ भी क्या कवड़िया पर यानी फुल वो यानी बरसाएंगे और वो वहाँ भी जो है मंदिर में जाकर के जो है वो 11,000 जो है दीपक वो जलाएंगे और अपराधियों का जहाँ नाश करना होगा तो बस वहाँ भी वो जातिवाद करेंगे। अपराधियों का जब नाश करना होगा तो जातिवाद करेंगे। ये असल बात में नहीं कि ये सब इन सबों का धंधा होता है कि अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए कि किसी ऑस्ट्रेलिया के एमपी से कलवा लिया। अभी देखिए ये झूठ बोल रहा था राहुल राफेल पर डील, राफेल पर चोरी, राफेल पर, और उसने एक वो FIR भी करवा दिया वहाँ अपने गुर्गों मुर्गों से वहाँ फ्रांस में, वहाँ के माने वर्किंग PM या एक्स PM के खिलाफ। तो इनके टेंटेकल्स बहुत दूर तक है। इसके पचड़े में हम तो अपने भारतीय भाई बहनों से यही निवेदन करना चाहते हैं कि इतना दिमाग आप बंद लगाइए। ये दिमाग लगाने के लिए हम पर आप छोड़ दीजिए। आपसे बस उसका निचोड़ के रूप में कहना चाहते हैं कि ये हमारे और आपके देश के लिए बहुत बड़े अभिशाप दुश्मन है। समझिए इस बात को और इसी अभिशाप को काम करने के लिए ये समझ जाइए कि ये ओम प्रकाश राजभर जैसे, अनुप्रिया पटेल जैसे और संजय निषाद जैसे, असदुद्दीन ओवैसी जैसे सब अभिशाप हैं इस देश के लिए।
इसीलिए एक मुश्त भारतीय आवाम ताकत दल कहना चाहता है कि कोई फर्क मत करिए। और आज जो बात हो रही है तो कोई ढंग की बात नहीं, सिवा धमकी, ये असदुद्दीन ओवैसी के लोग आगे धमकी देना है कि हमसे पंगा मत लें। ये हाँ, ये एक वक्त बोले हैं, हमसे पंगा मत लें। अब इन बातों का तो मैंने अब कौन कहा है कौन नहीं कहा, लेकिन यदि कहा है तो पंगा वाली बात क्या है भाई? असदुद्दीन ओवैसी महोदय, और असदुद्दीन ओवैसी महोदय यदि आपको इतनी हिम्मत है तो हम तो कह रहे हैं कि एक बार लाइव टेलीकास्ट करा करके वो बहस तो कर लीजिए। बहुत आपने बहुत बहस किया होगा समित पात्रा वगैरह से, सबसे हम और हम भी देख लेंगे कि आप क्या वो चला रहे हैं और किसको गैर माना, किसको वो मान रहे हैं आप। तो खैर वो बात मैंने जब उनके मैंने कि इस तरह का नैतिक साहस होगा तो ये उनकी बात है। तो ये असदुद्दीन ओवैसी, ये बंदा एक बार भी नहीं कहता है कि भाई कि इस देश को बांटने वाला नेहरू जो है इतना बड़ा गद्दार था, एक बार भी नहीं कहता है। इसी नेहरू के कारण जो है नेहरू के कारण, मैंने नेहरू की सत्ता हथियाने की जो हवस के कारण जो है 25 से 30 लाख अपने ही भारतीय भाई बहन आपस में ही जो है कटबर करके, और कौन भारतीय भाई बहन? जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। इससे बड़ा दुख क्या होगा? तो ऐसा गद्दार था नेहरू। 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजड़े, एक बार भी नहीं बोलता है ये बंदा। इस देश की सबसे बड़ी डकैत ये है, इसी है वो, मतलब कि 150 लाख करोड़ तो अभी जो है इसी खानदान के नाम पर है वो काला धन। एक बार भी नहीं बोलता है ये असदुद्दीन ओवैसी। दिन रात ये राहुल गद्दारी करता रहता है देश के खिलाफ, कभी चीन के पक्ष में, कभी पाकिस्तान के पक्ष में, कभी सर्जिकल स्ट्राइक में सबूत मांगता है, कभी वो बालाकोट स्ट्राइक में सबूत मांगता है, कभी अपने सेनाध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहलवाता है। एक जबान नहीं खुलती है इसकी, इस असदुद्दीन ओवैसी की। तो भारतीय आवाम ताकत दल तो ये कह रहा है कि भाई जिस प्रकार बीजेपी इन देश के दुश्मनों को बचाने के कारण जो है देश के साथ गद्दारी कर रही है, यह भी असदुद्दीन ओवैसी देश का सबसे बड़ा गद्दार है, जो कि गद्दारों की बातों पर एक शब्द भी नहीं बोलता है। देश का सबसे बड़ा गद्दार है, बिल्कुल कह रहा है। और यदि कोर्ट में लाना हो तो कोर्ट में भी हम कह सकते हैं, बिल्कुल कहेंगे। इसलिए भारतीय भाई बहन, खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है और उसके जितने भी समर्थक हैं, हैदराबाद से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र से लेकर के, सब उसको शून्य कर दें, जीरो कर दें। ये बहुत आवश्यक है। और जब तक ये हतोत्साहित नहीं होंगे तब तक इनकी गतिविधि बंद नहीं होगी, ये पक्की बात है। 2-3 दिन पहले ये हुआ कि जो अलकायदा के कुछ पकड़े गए यहाँ पर आतंकवादी तो कभी भी वो पकड़े जा सकते हैं। और आतंकवादी, और माने ये भी एक दुख का विषय है कि उनको शरण कौन देता है, उनको सहायता कौन करता है। इसके विषय में भारतीय आवाम ताकत दल ने बराबर कहा है कि ये जो जीएनपीसी और वाम दलों के वो उनके जो तत्व होते हैं, उन्हीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है इनको सहायता मिलती है। अब जैसे इस विषय को पहले देख लीजिए। तो जो पकड़े गए आतंकवादियों के समर्थन में, फिर वो समाजवादी, फिर वही वो जीएनपीसी वाले, फिर वही बसपा वाले। अब ये सवाल भारतीय आवाम ताकत दल इन जीएनपीसी वालों से, समाजवादियों से, बसपा वालों से पूछना चाहता है
कि आतंकवादियों का समर्थन करके, अब इस सवाल का जवाब उनको देना पड़ेगा, अब दे न दें, कि आतंकवादियों का समर्थन करके और हमारे देश के जो विभूतियां हैं जैसे APJ अब्दुल कलाम, उनको अपमानित करवा करके, और हमारे जो नामी गिरामी वो थे जस्टिस या न्यायमूर्ति, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब, उनको अपमानित करके क्या ये समझते हैं कि ये इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कि हमदर्दी बटोर लेंगे और वोट बटोर लेंगे? क्या समझते हैं कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं? कतई नहीं। इस भुलावे में न रहें। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर की राष्ट्रभक्ति पर, देशभक्ति पर पूरे देश को नाज है। इस तरह का जो इम्प्रेशन, इस तरह का एक इम्प्रेशन जो है वो फैलाने का ये षड्यंत्र जो करते हैं JNPC वाले, बसपा वाले, सपा वाले, कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन इन आतंकवादियों के हमदर्दी में खड़े होंगे या उनके हमदर्द हैं? बिल्कुल नहीं। जो कुछ भी थोड़ा इक्के दुक्के मिलते हैं वो JNPC और वाम दलों के और इन्हीं के तत्व मिलते हैं। लेकिन हमारा पूरा इस्लाम आस्था वाला जो भारतीय भाई बहन समाज है, पूरा जो है वो मुल्क परस्त है, शुद्धता है और हमेशा मुल्क की बात सोचता है वो किसी भी हालत में। लेकिन ये हमेशा किस तरह का तर्क देते हैं, जरा फिर से अब सोचिए जरा गौर से। इनके कहने का मतलब है कि यदि आतंकवादियों के साथ जो है वो हमदर्दी दिखाई जाए तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का वोट मिलेगा। उनके आतंकवादियों के साथ सहायता करना या हमदर्दी दिखाना जो भी है, इससे ये संदेश देना चाहते हैं, ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो आतंकवादियों के साथ में है। इस भ्रम को भारतीय जनता का दल बिल्कुल अच्छी तरह से तोड़ रहा है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो बहुत ही मुल्क परस्त हैं, उनकी मुल्क परस्ती पर पूरे देश को नाज है। और इस भ्रम में न रहें कि वो आतंकवादियों के हमदर्दी दिखाएंगे तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का वोट मिलेगा। इनका जो वोट उनको मिल जाता है उसका कारण दूसरा है। जो ये बीजेपी के गुर्गे मुर्गे हैं जो परेशान करते हैं, सोचते हैं हम कहाँ जाएं, ये बात है। लेकिन भारतीय जनता का दल उसका इलाज ढूंढ लिया है। इसलिए भारतीय एकता का जो माहौल चला रहा है, इसमें उनको बिल्कुल एक रोशनी दिख रही है। हाँ भाई, वो पूरे मुल्क को एक साथ करने की बात है। वो तो आगे आ रहे हैं। अब कितनी गति से आ रहे हैं तो ये देखने वाली बात है। तो इस तरह का जो षड्यंत्र जो मैंने खास करके ये जितने भी हैं, मैंने JNPC, समाजवादी पार्टी के लोग, बसपा के लोग, RJD के लोग, TMC के लोग, हमेशा आतंकवादियों के जितने भी आतंकवादियों के उनको हमदर्दी दिखाने का। अब जैसे ये अखिलेश जब आए थे वो 2012 में, तो कितने घोषणा भी किए थे कि हम जितने भी बंद है आतंकवादी जो है उनको छोड़ देंगे, और शायद छोड़ा भी। इस तरह से जो देखा जाता है कि आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी दिखा करके ये संदेश देना कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का वोट पा जाएंगे, ये बहुत ही गलत वो संदेश है। हमारा वो तबका अपने भारतीय समाज का जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का है, वो पक्का जो है मुल्क परस्त है, अवाम परस्त है। बस उसको एक रोशनी चाहिए, एक आशा की किरण चाहिए जो कि भारतीय जनता का दल उसको दिखा रहा है। और इस पर उनको यकीन हो रहा है। अभी भी कुछ बाधाएं हैं, तब तक ये टपक आया असदुद्दीन ओवैसी, तो इसके भी विषय में प्रकाश डालना जरूरी है कि यह भी उसी श्रेणी का है। असदुद्दीन ओवैसी गिरोह जो है, और इससे तो तमाम खतरे हैं। ये दोनों मिलकर के असदुद्दीन गिरोह और प्लस जो है आपका पुष्पेंद्र कुलशेखर गिरोह, ये भारतीय एकता के लिए जो है बहुत बड़े खतरे हैं।
तो इन दोनों का निपटारा करना है। और सबसे बड़ी बात है कि जब मैंने इनके जो मजमे होते हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी का मजमा हो, चाहे पुष्पेंद्र कुलशेखर का मजमा हो, जो लोग सुनते हैं उनकी बात को, यह देख करके बहुत दुख होता है कि कौन लोग हैं जो कि अभी भी और एक सवाल नहीं करते कि जिस तरह का तुम जहर फैला रहे हो, क्या इससे समाज जब वो टिकेगा, क्या इससे समाज को भला होगा, क्या इससे लोगों का भला होगा, चाहे वो पुष्पेंद्र कुलशेखर की सभाओं के हों, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी की सभाओं के। ये सवाल जो है वो पूछा जाना चाहिए और उनका पूर्णतः बाइकाट करिए, पूर्णतः जो है बहिष्कार करिए, उनका समर्थन शून्य करिए और इन ताकतों को नष्ट में नाबूद करने का वक्त आ गया है। जब तक इन ताकतों का जो है वो नष्ट में नाबूद नहीं होगी, तब तक जो है काले अंग्रेजों से निजात पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो अब जैसे अब ये जो है ये बीजेपी ब्रिगेड जो फैक्ट्री अपना सोशल मीडिया की फैक्ट्री, वो उसके लोग जो है वो दिन रात वो मैंने मुस्लिम के खिलाफ अब एक पोस्ट उन्होंने डाला शायद 1995 या 2000 के आसपास। वो अजमेर में कुछ वो एक विद्यालय था, वो माने हिंदू सनातन की बच्चियां थीं, रेप वगैरह की बात डाली गई, ये है वो है तमाम। लेकिन हम कोई शासन नहीं चला रहे हैं, लेकिन जो इंस्टांसेस का आप उसकी स्टडी करिए, उसका अध्ययन करिए, तो पता चलता है कि फिर उसकी जड़ में फिर उसके तार घूमते घूमते फिर जेएनपीसी के पास पहुंचते हैं। तो लोगों को भड़काने में तो पोस्ट कर देते हैं कि भाई ताकि ये आग लग जाए, लेकिन आग बुझनी चाहिए लोगों में, और ये इस तरह का भ्रम जाना चाहिए, और जो इसकी जड़ है उसका इलाज होना चाहिए। जड़ माने जेएनपीसी। इस पर उनकी जो बौद्धिक बेईमानी जो है वो सामने आ जाती है। ये जितने भी इस तरह से जो घिनौने काम हो रहे हैं हमारे देश में, छुटपुट एक जगह वो दो जगह अभी दिखाया गया था कि वो कुछ जो है वो वाल्मीकि समाज को जो है कुछ इसी तरह के असामाजिक तत्व थे, शायद इस्लाम आस्था के, वो पिट पाट रहे हैं बहुत बुरी तरह। तो इस तरह से ये कई बार बताया गया है, इस पर आप लोग यकीन करिए और इसको समझ लीजिए कि इस तरह के सारे तत्वों का जो कनेक्शन है, जो शह जो है वो जेएनपीसी के लोगों के द्वारा होती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इतनी ये समझ आ जाए हमारे लोगों की, और इलाज जेएनपीसी का यदि कर देंगे तो इसका इलाज जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये समझ जो है वो विकसित वो होनी चाहिए। तो लेकिन यही जो है एक बौद्धिक बेईमानी का वो परिचायक है। और दुख इसी बात का होता है कि हमारे जो आम भारतीय भाई बहन हैं, उनका बस दोष यही है कि वो भोले भाले हैं, जो तिकड़म करके जो जिसका गद्दारी करते हैं, वो माने धन पर, संपत्ति पर, संपदा पर वो काबिज है। ये सिंधिया परिवार जानते हैं, हमारी जिस रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी पर, उनकी कुर्बानी पर हम आज नाज करते हैं, सीना चौड़ा करते हैं, उसको यही सिंधिया परिवार धोखे से बुलवाया और अंग्रेजों से पकड़वाया। ये गद्दारी सिंधिया परिवार। और आज देखिए वो सिंधिया परिवार पहले तो आधा जेएनपीसी में था, आधा बीजेपी में था, आज पूरा बीजेपी में चला है। तो गद्दार लोगों को शरण देने वाले भी गद्दार होते हैं। बीजेपी आज तमाम गद्दार लोगों को शरण दे रही है। हो सकता है कि हम पर वो मुकदमा कर दें, लेकिन मैं देश को बताऊंगा कि
जीएनपीसी जो है देशद्रोहियों के, देश के दुश्मनों की पार्टी है, और उस जीएनपीसी को शरण देने वाली, यानी पार्किंग स्पेस देने वाली, या जो भी है, जो भी कह लीजिए, बीजेपी भी देश की सबसे बड़ी दुश्मन है। सिंधिया परिवार का कुछ लोग तर्क ये देते हैं कि अरे बाप दादा ने गलती किया तो क्या उसके सजा मिलेगी। इसको सजा की बात नहीं है, डीएनए वही है, चरित्र वही है, फितरत वही है, और जब भी मौका मिलेगा देश के साथ गद्दारी करने का पूरा खतरा भी वही है। जिन लोगों ने देश के साथ जो है यानी वफादारी की, वो आज कहीं के नहीं है। उनको इन सबों ने जो है किसी को आतंकवादी और किसी को वो लिखवा दिया, और जिन लोगों ने गद्दारी की वो आज सिस्टम पर वो हावी है। लेकिन सिर्फ हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, ये फैसला आपको करना है कि इनको नस्ल में नाबूद करना है या नहीं करना है, या इनसे निजात पानी है कि नहीं पानी है। तो ये भगत सिंह के आदेश को कभी मत भूलिए। काले अंग्रेजों को भारत की पावन धरती से समाप्त करना है, विनाश करना है, नाश करना है ईवीएम मशीन के थ्रू, और बगैर किसी हिंसा के। बिल्कुल, ये मन की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। मन की ताकत, इसके बाद ईवीएम मशीन। बाकी न कोई हिंसा, न कोई अपशब्द, न कोई बात। मन की ताकत आकर ट्रांसलेट होनी चाहिए उससे ईवीएम मशीन पर, और कुछ नहीं। मैंने सुना कि कुछ लोग जो है हिंसा पर कर देते हैं, उतारू हो जाते हैं। माने कि भारतीय वाम ताकत दल से सब लंगूर से मतलब ये है कि ये बीजेपी के जो सिखाए पढ़ाए जो आते शुरू भैया, तो आकर के माने वो कहते हैं कि इनका वीडियो मत देखो, ये करो, जो मांगो सो पाओ, पता नहीं क्या जो करते हैं। तो कभी कभी जो माने भारतीय वाम ताकत दल के विचारों से जो सहमत होते हैं तो वो उत्तेजित हो जाते हैं उनके व्यवहार से। तो कुछ मैंने इस तरह से अपशब्द या कुछ हिंसक बातें। तो भारतीय वाम ताकत दल ये कहता है कि भाई कभी भी अपशब्द पर सभ्यता मत छोड़िए, कभी भी अपशब्द का सहारा मत लीजिए। जो है सभ्यता पर हमेशा वो डटे रहिए, शिष्टता पर हमेशा वो डटे रहिए। अपने मन की ताकत आगे बढ़ाइए, मन की ताकत, फिर ईवीएम मशीन, बस यही आपका नेता है। और शांति से, ये बिल्कुल मन में ठालना है। तो लेकिन ये जो मानसिकता है कि देश के दुश्मनों को, देश के गद्दारों को, देश के अभिशापों को की ओर से ध्यान हटाने के लिए सिर्फ मुसलमानों की ओर, इस्लाम आस्था की ओर जो है जो बंदूक तानी गई है, और इसी प्रकार की वो इस्लाम आस्था में जो फैला गया है कि भाई पूरे देश की समस्या की जड़ जो है आरएसएस वाले हैं और बीजेपी वाले हैं। ये दोनों दृष्टिकोण इस देश के लिए घातक हैं। इसीलिए देश का जो असल दुश्मन है जीएनपीसी या वाम दल, वो बच जा रहे हैं। ये दोनों दृष्टिकोण को जानना चाहिए कि जो फैला गया कि देश की समस्याओं के लिए जो जिम्मेदार हमारे इस्लाम आस्था या मुसलमान लोग हैं, इधर से जो कहते हैं कि देश की समस्याओं के लिए बीजेपी और आरएसएस है। ये दोनों दृष्टिकोण इस देश के लिए घातक हैं। ये जो है देश की सारी समस्याओं की जड़ में जीएनपीसी और वाम दल है। ये समझ जितना जल्दी आ जाए लोगों में, वो जो है उतना ही कल्याण हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये जो है हमारे जो है व्यापारिक वर्ग जो भारतीय भाई बहन हैं, उनमें अभी भी जड़ता पड़ी हुई है। जो भारतीय एकता की बात जा रही है, वहाँ से प्रतिक्रिया बहुत कम आ रही है। हमारे ठाकुर कहे जाने वाले, राजपूत कहे जाने वाले, क्षत्रिय कहे जाने वाले, ब्राह्मण कहे जाने वाले, अभी भी उधर से प्रतिक्रिया बहुत कम आ रही है। जबकि ये माना जा रहा है और माना भी जाता है, यह सत्य भी होगा, यथार्थ भी होगा कि राष्ट्र के प्रति जो है वो उनकी भावना जो है सबसे आगे रहती है। तो अब वो भावना
का प्रदर्शन करने का वक्त आ गया है। पीछे न रहें। भारतीय एकता से बढ़ कर के कोई राष्ट्रभक्ति नहीं है। और जो इनका जो नकली जो राष्ट्रवाद है, उस नकली राष्ट्रवाद को चीर दीजिए। वो इस देश को आपको बहुत दुख दे रहा है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।